नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज कांग्रेस पार्टी की चर्चा करेंगे और उसके कार्यप्रणाली पे हम बातचीत करेंगे। आखिर कांग्रेस आजकल क्यों देश विरोधी नजर आ रही है, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। कांग्रेस कैसे कैसे बयान देती है जो भारत के खिलाफ होता है। आखिर कांग्रेस इस तरह के बयान क्यों देती है, क्या वजह है इसके पीछे, इसके अंदर तक की तहों को भी खोलने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जो अपने आप को राष्ट्रभक्ति का पुतला बताती है, वो आखिर आजकल धीरे धीरे देश विरोधी क्यों नज़र होती आती है। क्या कांग्रेस एक जिहादी पार्टी बन गई है जिससे धीरे धीरे लोग किनारा करना शुरू कर दिए हैं। आइए कुछ हाल फिलहाल के हम बयानों पर नज़र डालते हैं और उसके बाद पिछले इतिहास को भी खंगालने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है और उसकी क्या मजबूरी है। क्या यह मजबूरी है या ये एक आइडियोलॉजी ही ऐसी है जो उसको हर वक्त देश और देशवासियों के खिलाफ खड़े होने को मजबूर करता है। सबसे पहले बात करेंगे फिलहाल के बयानों की। राहुल गांधी के ही बयान को देखें, चाहे वो चीन पर दिया गया हो बयान हो, चाहे बजट सेशन में किसान आंदोलन को लेकर के जो उन्होंने अभद्रता दिखाई सदन में, वो अगर देखें तो बहुत ही अपमानजनक और अपमान सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने न सिर्फ भारत की सेना का बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री का बड़े ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपमान किया। राहुल गांधी गाहे बेगाहे कभी किसान आंदोलन के नाम पर, तो कभी शाहीन बाग आंदोलन के नाम पर, कभी सीए के नाम पर और कभी एनआरसी के नाम पर भारत के साथ कम और विदेशी ताकतों के साथ ज़्यादा खड़े हुए नजर आते हैं। आप अगर राहुल के बयान को देखें तो राहुल गांधी ने आसाम में कहा कि हम सीएए नहीं लागू होने देंगे। आखिर क्यों? इसका मतलब है कि कांग्रेस जो है वो घुसपैठियों के साथ है और भारत में रहने वाले लोगों की परेशानी को नहीं समझ रही है और ना ही वो समझना चाहती है। वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को रोज घुसाना चाहती है। आए दिन नए नए हथकंडे अपनाकर उनको प्रोटेक्शन देना चाहती है। आखिर क्यों? कांग्रेस पार्टी देश की जनता और करदाताओं की चिंता क्यों नहीं करती है? आखिर कांग्रेस ऐसी क्यों हो गई है या कांग्रेस पहले से ही ऐसी थी? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जानना बेहद ज़रूरी है और जिसकी तह तक जाना ज़रूरी है। आज हम धीरे धीरे इन परतों को खोलेंगे। आज की बात में बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आगे भी इस मुद्दे पे हम चर्चा जारी रखेंगे। अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस ऐसी क्यों है। जियोपॉलिटिकल डेमोग्राफिक एक्सपर्ट शशिकांत के मुताबिक अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी जो है वो ऐसा किसी मजबूरी में ही कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कामकाज के तौर तरीकों को देखते हुए बहुत बड़ी संख्या में लोग उससे किनारा करने लगे। देश और खुद कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसा समझने लगे कि अगर हम इस आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे, इस सिस्टम के साथ चलेंगे, तो कहीं ना कहीं देश के विरोध में खड़े नजर आएंगे। उन्होंने ये फैसला लिया कि भले हमें आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, हम उसके साथ सुलह तो कर लेंगे, लेकिन अपनी भारत माता के संप्रभुता के साथ कोई सुलह नहीं करेंगे। यही वजह है कि बड़ी तादाद में कांग्रेस का कैडर जो है वो कमज़ोर पड़ने लगा, क्योंकि जो वर्किंग स्टाइल था वो लोगों को रास नहीं आ रहा था। जियोपॉलिटिकल डेमोग्राफी एक्सपर्ट शशिकांत आगे कहते हैं कि जब लोगों ने देखा
कि कांग्रेस इस तरह से काम कर रही है तो उनको लगा कि अब कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है और कांग्रेस ऐसे में अपना जनाधार बचाने के लिए उसको अपने कैडर की क्योंकि ज़रूरत थी, वो बाहरी देशों से रोहिंग्या, बांग्लादेशी और कुछ ऐसे ही कट्टरवादी लोगों को अंदर घुसाना शुरू कर दी और बसाना शुरू कर दी ताकि वो कांग्रेस के साथ नज़र आए, कांग्रेस के वोटर बने और कांग्रेस के कैडर के रूप में एक तरह से तैयार होकर खड़े हो जाएं। बाहर देश से आए रोहिंग्या या कोई अगर भारत में घुस जाता है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी भारत में घुस जाता है जिसकी भी मदद से घुसेगा, जाहिर सी बात है वो उसका पक्षकार होगा, उसका पक्षधर होगा। बाहर देश से आए रोहिंग्या या कोई भी अगर भारत में घुसाया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका झुकाव जो है वो उनके प्रति होगा जो उसकी भारत में बसने में मदद करते रहे हैं। और अगर इसको देखें तो कांग्रेस ने खिसकती जमीन को देखते हुए ये हथकंडे अपनाए, लोगों को धीरे धीरे अंदर घुसाना शुरू कर दिया। आपको पता भी नहीं चला होगा, आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन ये जो रोहिंग्याओं को घुसाने का काम था वो कांग्रेस के ज़माने से, यूपीए 1 के ज़माने से खासकर बड़े ही ज़ोर शोर तरीके से शुरू हो गया था। आपको पता भी नहीं चला और बड़ी तादाद में ये रोहिंग्या जो कि कट्टरवादी होते हैं स्वभाव से, वो बड़े ही अजीब से होते हैं और जो शांति और संप्रभुता है उसके हर वक्त खिलाफ नज़र आते हैं। यही बात है कि खुद अपने ही देशों ने उनका बहिष्कार कर दिया और उनको देश निकाला दे दिया है, उनको वहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ऐसे कट्टरवादी सोच वाले रोहिंग्याओं और बाकियों को देश में बसाना शुरू कर दी। इसका पता किसी को नहीं चला, लेकिन जब मोदी सरकार आई और कई राज्यों में और पूरे देश में जब उसने काम करना शुरू किया तो बदलती डेमोग्राफी को देखते हुए जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले थे और धीरे धीरे ये सामने आने लगा कि बड़ी तादाद में रोहिंग्या जो हैं आ चुके हैं और मोदी सरकार इसका ज़बरदस्त तरीके से खुलासा कर रही थी। मोदी सरकार के आने के बाद ही हम समझ पाए कि रोहिंग्या जो हैं कितनी बड़ी तादाद में घुस चुके हैं और देश के लिए वो किस तरह से खतरा पैदा कर सकते हैं। डेमोग्राफी बदलने से जनसंख्या का पूरा रुझान जो है वो बदल जाता है, वो रुख बदल जाता है। वो जो बदला हुआ डेमोग्राफी होता है वो अपने उन आकाओं के कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको सस्टेन करना है, इस देश में रहना है और अपने आप को स्टेबल करना है। उनको भी एक प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए। लिहाजा कांग्रेस की रणनीति किसी रोबो मास्टर के तौर पर काम करने लगी, जो लोगों को अपने एजेंडे के हिसाब से रोबोट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कांग्रेस वैसे हमेशा से ऐसे करती थी, जो अपने कैडर को रोबोट की तरह इस्तेमाल करती थी। और अब जो नया डेमोग्राफी था जिसमें रोहिंग्या और कट्टरवादी तंत्र जो थे वो बसे हुए थे, जो बांग्लादेशी थे, जो बाहरी देशों से आए हुए लोग थे, उनको वो अपने कैडर के तौर पे रोबोट की तरह इस्तेमाल करने लगी। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अभी हाल ही में पुडुचेरी के कांग्रेस के मुख्यमंत्री नारायणसामी पीएफआई के मंच पे नजर आए। वो पीएफआई की जमकर तारीफ कर रहे थे। वो पीएफआई को कोरोना वॉरियर बता रहे थे और ये सारी चीज़ें हो रही थी क्योंकि वहाँ की डेमोग्राफी कुछ ऐसा ही डिमांड करती है। लोकल इलेक्शन को देखते हुए इस तरह की चीज़ें की जा रही थी। अगर मंच पे देखें उनके विजुअल्स को, उनकी बातों को अगर सुने तो ऐसा लगेगा कि नारायणसामी पीएफआई के कदमों में गिरे हुए थे और उनसे वोट की भीख मांग रहे थे, उनसे समर्थन की भीख मांग रहे थे। पीएफआई, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। पीएफआई वो इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है जो हिंदुओं के खिलाफ
लगातार काम करती है। वो मूर्ति पूजा करने वाले लोगों को काफिर बताती है और वो इस देश को अनस्टेबल करने के लिए तरह तरह के आंदोलन के नाम पर पैंतरे आजमाती है। बाहर से फंडिंग होती है इस पीएफआई की, और अगर देखें तो शाहीन बाग से दिल्ली दंगों तक पीएफआई काफ़ी एक्टिव रही थी, और जो आग पीएफआई उगल रही थी और जिस तरह से पैसे बहा रही थी वो अपने आप में चौंकाने वाले थे। चार्जशीट में भी अगर आप जाएंगे दिल्ली दंगों के, तो इस संगठन का पूरी तरह से जिक्र किया गया है और कहां कहां से इसको पैसे आ रहे थे ये भी बाकायदा सबूत के साथ बताए गए हैं। पीएफआई के कार्यप्रणाली को अगर हम देखें, उनके कामकाज करने के तरीकों को अगर देखें, तो आप पाएंगे कि सिमी का बदला हुआ नाम ही पीएफआई है। सिमी वही जिसे कांग्रेस के शासनकाल में देश विरोधी गतिविधियों को देखते हुए उस पर काम करने के लिहाज से उसको बैन कर दिया गया था, उस पर रोक लगा दी गई थी। शाहीन बाग में अगर देखें जो धरना प्रदर्शन और आंदोलन हुआ था वो सिमी के अंदाज में ही हुआ था। शाहीन बाग को पीएफआई ने ही प्लान किया था और उसके हर एक एक्ट एंड सिस्टम एंड जो स्टेटमेंट था वो पैटर्न ऑफ मॉड्यूल ऑफ सिमी के तहत के तर्ज पे था। तो ये खुली हुई बात है। और वैसे भी जो एजेंसीज बताती हैं कि सिमी ने ही अपने आप को पीएफआई के रूप में, क्योंकि बैन हो चुका था, तो पीएफआई के रूप में वो अपने आप को फिर से दोबारा लेके आई। लेकिन कांग्रेस जिसने सिमी को बैन किया था वो पीएफआई की जम पर तारीफ करती है, वो पीएफआई के मंच पे नज़र आती है, उन्हें कोरोना वॉरियर बताती है और पीएफआई के साथ खड़े होकर हिंदी विरोधी गतिविधियों का साथ देती है, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाती है। पीएफआई की अगर बात करें तो पीएफआई जो है वो भारत में तो दंगे भड़काता ही है, लेकिन इस पीएफआई का जो तार है वो खूंखार आतंकी संगठनों से भी जुड़ा हुआ है, आईएसआई से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे सबूत भी सामने आ चुके हैं एजेंसीज के जो सर्वेलेंस और उनकी जो अपनी रिपोर्ट है उसके मुताबिक। लेकिन कांग्रेस इन सारे कट्टरपंथी संगठनों के समर्थन में आज खड़ी है, जो हिंदुओं को हर हाल में हटाकर उनका बलपूर्वक इस्तेमाल करते हुए उनका धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस देश में शरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, क्योंकि पीएफआई शरिया कानून की हिमायत करता है। वो भारत में शरिया कानून हर हाल में लागू करवाना चाहता है, वो कन्वर्जन का समर्थन करता है और उसके लिए बहुत पैसे भी खर्च करता है। वो बाहरी देशों से आए हुए पैसों को भारत विरोधी गतिविधियों में लगाता है। वो भारत के खिलाफ आग उगलता है, वो भारत की संप्रभुता को नष्ट करना चाहता है, इसकी शांति को बर्बाद करना चाहता है और विश्व पटल पर किसी भी हाल में भारत के इमेज को खड़ा करना चाहता है। लेकिन कांग्रेस इसी पीएफआई के साथ खड़ी नजर आती है। पीएफआई चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे ये किसान आंदोलन हो, कहीं ना कहीं पीएफआई के तार जो हैं इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस इन सब के समर्थन में है। वो पीएफआई के किसी भी, अगर पीएफआई का से किसी भी व्यक्ति का तार जुड़ा हुआ है और वो अगर गिरफ्तार हो जाता है या उस पे कानूनी शिकंजा कसता है, तो कांग्रेस की तरफ से ट्विटर पर ट्वीट्स के बौछार लग जाते हैं, बयानों की झड़ी लग जाती है और कांग्रेस उस वक्त में भारत की सेना पे भी सवाल खड़े से नहीं सकुचाती, वो भारत सरकार को भी नाकाबिल बताती है
वर्ल्ड फोरम पे। वो भारत सरकार को देशवासियों को भारत सरकार के अगेंस्ट खड़ा करना चाहती है। वो देश के प्रधानमंत्री के साथ गाली गलौज वाली भाषा में बात करती हुई नजर आती है। और वो चीन के साथ कभी खड़ी नजर आती है कांग्रेस, तो कभी पाकिस्तान के साथ। कभी कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के समर्थन से मोदी सरकार को, इस देश के मौजूदा स्टेबल सरकार को गिराने की बात कहते हैं, तो कभी चीन के डिसएंगेजमेंट को लेकर प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो सबूत मांगते हैं और बालाकोट को लेकर सेना के काबिलियत पे, उसके सक्सेस पे सवालों की झड़ी लगाती है। तो ऐसी है कांग्रेस। आखिर ऐसी क्यों है कांग्रेस? क्या कांग्रेस पार्टी जिहादी है? कांग्रेस को खुद अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर का जो चोला पहनी हुई थी, जो नकाब पहनी हुई थी, उससे वो नकाब धीरे धीरे फटता हुआ नज़र आ रहा है और उससे उसका जो जिहादी चेहरा है वो बाहर निकल कर आ गया है। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन ये जो कड़वी सच्चाई है ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। लोगों तक ये बातें जानी ज़रूरी है और वो समझ पाए कि आखिर देश किस खतरनाक दौर से गुजर रहा है। ऐसे में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सच्ची बात लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपको टीवी स्क्रीन पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसी बातें नहीं मिलेंगी, नहीं सुनने को मिलेंगी। ये खबर है, लेकिन खबरिया चैनल के लिए इस खबर के कोई मायने नहीं है, वो नहीं दिखाएंगे। मैं दिखा रही हूँ, अनीता चौधरी दिखा रही। अनीता चौधरी बेबाकी से बात करती है, बोलती है, इसीलिए अनीता चौधरी के कई दुश्मन भी खड़े हो गए हैं। लेकिन अनीता चौधरी किसी से डरती नहीं है। वो सच की आवाज़ बनकर, सच्चाई के साथ निडर होकर बोलती रहेगी, चाहे वो कोई भी हो। नमस्कार, जय हिंद।